नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ ऐसे माइक्रो कैप्स डिस्कस करेंगे जिनमें काफ़ी एक अच्छा अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है मुझे, राइट। तो मैंने 2 से 3 फिल्टर्स इस्तेमाल किए इन माइक्रो कैप्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। सबसे पहला तो मैंने प्रॉफिट ग्रोथ 25% के ऊपर वाली कंपनीज ली है, राइट। दूसरा मैंने देखा कि अर्निंग्स यील्ड 6.53% से ज़्यादा है, तो उन कंपनीज को मैं शॉर्टलिस्ट करूंगा। तो माइक्रो कैप्स है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1700 करोड़ के नीचे का लगाया मैंने, एंड अर्निंग्स यील्ड शुड बी मोर देन 6.53%। क्यों 6.53%? क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स जो है 6.53 पे करंटली ट्रेड कर रहे हैं। तो जीसेक बॉन्ड्स आर द सेफेस्ट एसेट क्लासेस राइट नाउ। तो आई एम कंपेयरिंग दीज कंपनीज विद द सेफेस्ट एसेट क्लासेस, एंड जितना ज़्यादा अर्निंग्स यील्ड होता है 7%, 10%, 12%, 20%, उतना कंपनी रीजनेबल होती है, उतना कंपनी रीजनेबली वैल्यूड होती है, राइट। तो दूसरे कुछ मेट्रिक्स हैं यहाँ पे, CFO टू एबिटा, इनके ऊपर ध्यान रखना। ये माइक्रो कैप कंपनीज है, अगर CFO टू एबिटा माइक्रो कैप कंपनीज का 0.8 से अच्छा हो तो एक तरह से आप देख रहे हो कोई ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है और आगे जाके ये कंपनी बड़ी बन सकती है। तो CFO टू एबिटा देखना। डेट टू इक्विटी मुझे लगता है कि सारे कंपनी, जितना मुझे याद है, सारे कंपनीज जो है इसमें उनका डेट टू इक्विटी थोड़ा ठीक ठाक ही है, किसी का कोई हाई डेट नहीं है, राइट। तो सबसे पहली कंपनी एनालाइज करते हैं वैस्कॉन इंजीनियर्स। 1600 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन है वैस्कॉन इंजीनियर्स का। तो ये पुणे बेस्ड EPC कंपनी है, ये रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स बनाती है। तो यहाँ पे विंडरमेयर अगर आप देख रहे हो तो काफ़ी फेमस प्रोजेक्ट है पुणे में। तो ये जो भी EPC रिलेटेड, रियल एस्टेट रिलेटेड EPC है वो ये कंपनी करती है। और फिर जो मेट्रो का काम है, मेट्रो की बिल्डिंग्स बनाना या फिर कैप जेमिनी का IT का पार्क बनाना, वो EPC काम भी करती है, राइट। सो दीज आर दी क्लाइंट्स ऑफ दिस कंपनी। इस कंपनी की स्पेशलिटी ये है, स्पेशलिटी बोलते हैं इस कंपनी का खास बात, एटलीस्ट फॉर द लास्ट 1 ईयर, ये है क्योंकि इनका स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है। तो 2 से 3 कारण है स्टॉक प्राइस ऊपर जाने के। एक तो पिछले साल क्रिसिल ने कंपनी को रीरेट किया है, थोड़ा रेटिंग्स अपग्रेड कर दिए, क्योंकि इनका एक सब्सिडरी था विच वॉज ईटिंग अ लॉट ऑफ, गजलिंग अ लॉट ऑफ कैश, एंड सेकेंडली इट वॉज अ लो मार्जिन सब्सिडरी। तो वो उसको डाइवेस्ट कर दिया, उसको थोड़ा रफा दफा कर दिया। दैट्स वाई क्रिसिल री रेटेड दिस कंपनी, अपग्रेड किया इस कंपनी के रेटिंग्स को। दूसरा, इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक है काफ़ी सॉलिड ऑर्डर बुक, इट्स 3x FY25 सेल्स। तो 2900 करोड़ का ऑर्डर बुक है इस कंपनी का, एंड द गाइडेंस दैट द कंपनी इज गिवन अ गाइडेंस ऑफ अराउंड 20% सेल्स ग्रोथ फॉर FY26। तो करंट जो सेल्स ग्रोथ है 39% है, एंड EBITDA मार्जिन्स अराउंड 1.5 टाइम्स 1.5% से एक्सपैंड होंगे। तो करीबन अभी 7.5-8% है। तो कंपनी कह रही है 9 से 10% तक EBITDA मार्जिन एक्सपैंड हो गए। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत सारे एस इन्वेस्टर्स इस कंपनी में लिस्टेड है, एक तरह से स्टेक्स लिए है। तो वैस्कॉन इंजीनियर्स आप एक बार देख लीजिए, एक लेवल 2 एनालिसिस कर दीजिए, एक लेवल 1 एनालिसिस मैंने यहाँ पे कर दिया। दीज आर एजुकेशनल वीडियोस, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, प्लीज़ मेरे से कोई एडवाइस मत लीजिए। दीज आर एजुकेशनल वीडियोस, प्लीज़ approach a SEBI registered analyst to kind of decide for your investment decisions, right। तो Vascon Engineers देख लीजिए, ठीक ठाक कंपनी है, EPC कंपनी है, स्टॉक प्राइस भी इसका ऊपर ही जा रहा है, एंड CFO टू EBITDA इसका 0.5 है, पर ज़्यादा डेट वगैरह कुछ नहीं है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन EPC कंपनीज का कम ही होता है, 6% है इसका, राइट। ROE भी कम ही है, 4% है। नॉर्मली हम जब माइक्रो कैप्स देखते हैं तो माइक्रो कैप्स में आप ग्रोथ देखते हो, आप वैल्यूएशन देखते हो, ROE इतना नहीं देखते हो। ROE थोड़ा ऐसे कंपनीज को देखना है जहाँ पे जो अच्छे स्मॉल कैप्स होते हैं या फिर स्मॉल टू मिड कैप होते हैं। लार्ज कैप में तो ROE देखना ही पड़ता है, बट जहाँ पे एक अच्छा आप सिग्निफिकेंट 5 साल 7 साल का एक रेपुटेशन देख रहे हो, कंपनी एग्जिस्टेंस में उतने वक्त से अच्छा परफॉर्म कर रही है, तब आप ROE देखते हो। माइक्रो कैप्स में ROE इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने मेंशन कर दिया, बट इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, राइट। तो नेक्स्ट कंपनी इज इंटरनेशनल कन्वेयर्स। तो ये ना, जो ये अंडरग्राउंड माइनिंग ऑपरेशंस होते हैं ना, जो कोल निकाला जाता है, कोबाल्ट, पोटैश, ये सब जो अंडरग्राउंड जाके चीज़ें निकाली जाती है, उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो कोल का, कोबाल्ट का, जो भी मिनरल निकाल रहे हो, उसके जो PVC रिलेटेड जो एक तरह कन्वेयर बेल्ट्स होते हैं, वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, राइट। एंड इट इज़ द ओनली डोमेस्टिक लिस्टेड प्लेयर इन द कन्वेयर बेल्ट मार्केट इन इंडिया, राइट। तो काफ़ी एक अच्छा प्रोडक्ट बना रही है कंपनी, बट इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 632 करोड़ का है। बट 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, राइट। जब भी आप B2B कंपनीज को एनालाइज करते हो और उनमें कैपिटल एलोकेट करते हो, तो यू नीड टू आस्क 4 to 5 क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, राइट। सबसे पहले तो क्या इस कंपनी में एंड इंडस्ट्री रिस्क है या नहीं। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी कितने सारे इंडस्ट्रीज को सर्व करती है। तो इंटरनेशनल कन्वेयर सिर्फ एक इंडस्ट्री को सर्व करती है, वो है कोल। 85% बिजनेस जो है इसका कोल से आता है। तो अगर कोल एक तरह से, कोल में एक डाउन साइकिल या डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, तो इस बिजनेस में भी एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो एंड इंडस्ट्री रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
दूसरा होता है कि व्हाट इज़ दी क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, आपका जो टॉप 5 क्लाइंट्स है या टॉप 10 क्लाइंट्स है वो कितना अकाउंट करते हैं। यहाँ पे टॉप 6 क्लाइंट्स आर अकाउंटिंग टू 71% ऑफ द बिजनेस। 2 क्लाइंट्स अगर चले गए तो ये बिजनेस ठप पड़ सकता है, तो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी है इस कंपनी में, राइट। तीसरा क्वेश्चन विच यू नीड टू आस्क इज क्या जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन है, तो कितना डोमेस्टिक है, कितना एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट में यूएस में कितना है, यूके में कितना है, यूरोप में कितना है, मिडल ईस्ट में कितना है। वो सारे क्वेश्चंस का आंसर्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक वेल डाइवर्सिफाइड जब एक जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन रहता है तो थोड़ा सेफ्टी होता है वैसे कंपनीज में, राइट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा वर्टिकल, कौन सा सेगमेंट जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना डाइवर्सिफिकेशन है इस बिजनेस में, राइट। तो इसका जो मेन प्रोडक्ट है, जो हीरो प्रोडक्ट है कन्वेयर बेल्ट, वो 94% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर समझो कल कन्वेयर बेल्ट का प्रोडक्शन इसके क्लाइंट्स शुरू कर देते हैं या फिर जिनसे ये माल उठाता है, प्लास्टिक कंपनीज लेट्स से कन्वेयर बेल्ट बैकवर्ड इंटीग्रेशन कोई शुरू कर देता है, फ्रंटवर्ड इंटीग्रेशन कोई शुरू कर देता है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। स्टर्लिंग टूल्स में बैकवर्ड इंटीग्रेशन हुआ है, तो स्टर्लिंग टूल्स के जो OEMs है वो एक तरह से स्टर्लिंग टूल्स के प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिए, इसलिए स्टर्लिंग टूल्स का स्टॉक बैठ गया। सो यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट मनी इन कंपनीज विच हैव दीज काइंड ऑफ रिस्क कि एक सेगमेंट ही 94% टॉप लाइन को कंट्रीब्यूट कर रहा है। ड्रीम फोक्स में एक सेगमेंट 93% टॉप लाइन को कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दीज कंपनीज। बट इंटरनेशनल कन्वेयर्स की बात करें तो इसका स्टॉक प्राइस काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर जा रहा है। सेल्स ग्रोथ 12% है पिछले साल का, प्रॉफिट ग्रोथ 40%, काफ़ी सही प्रॉफिट ग्रोथ है। ROE भी पिछले 5 साल का 18% का है और 20% ROE इज अ गुड ROE, राइट। नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन 55%, राइट। इसके नंबर्स इसके नैरेटिव को पूरा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। जो भी मैंने नैरेटिव दिया वो एक बहुत नेगेटिव नैरेटिव दिया, पर इसके नंबर्स जो है पूरे नैरेटिव को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, राइट। अर्निंग्स यील्ड इसका 20% है, मतलब ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अंडरवैल्यूड है फॉर द ग्रोथ दैट इट इज प्रोजेक्टिंग फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 years, राइट। तो इंटरनेशनल कन्वेयर्स एक नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत सॉलिड कंपनी है, नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी सॉलिड कंपनी है नहीं, राइट। सो वन मोर थिंग विच आई वांटेड टू इन्फॉर्म इज दैट यू कैन टेक एक्सेस और यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन टू माय मेंबरशिप फोरम, राइट। उसमें मैं बहुत सारे कंपनीज डिस्कस करता हूँ, लेवल 2 एनालिसिस करता हूँ। बहुत सारे यहाँ पे जो कंपनीज के लेवल 1 एनालिसिस करता हूँ उसमें मैं लेवल 2 एनालिसिस करता हूँ। RPT, प्रमोटर्स, सक्सेशन प्लानिंग, दुनिया भर की चीज़ें उसमें एक तरह से स्टॉक्स को फंडामेंटली एनालाइज करके, इन एंड आउट एनालाइज करके या तो फिर रिजेक्ट कर देता हूँ या फिर बहुत कम कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर देता हूँ। तो वहाँ पे थोड़ा प्रोसेस, वैल्यू इन्वेस्टिंग का पूरा प्रोसेस एक तरह से मैं फॉलो करता हूँ। सो इफ यू इंटरेस्टेड इन काइंड ऑफ गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग, डू थिंक ऑफ सब्सक्राइबिंग टू द मेंबरशिप ऑप्शन, राइट। द नेक्स्ट कंपनी इज TGV Strack। इट्स अ कमोडिटाइज्ड केमिकल कंपनी। तो केमिकल्स में आपको स्पेशलिटी केमिकल्स मिलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स मिलते हैं, कार्बन ब्लैक मिलता है, आपको फर्टिलाइजर्स मिलते हैं और आपको commoditized chemicals मिलते हैं। So TGV Strack is a bulk chemical और commoditized chemical company। 1275 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। प्रोडक्ट क्या बनाती है वो मैं थोड़ा बता देता हूँ और प्रोसेस भी क्या है वो थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी, राइट। सो इसके प्रोडक्ट में भी डाइवर्सिफिकेशन है। 58% इट्स कॉस्टिक सोडा, 16% कॉस्टिक पोटैश है, मिथाइल क्लोराइड करीबन 11%। तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन दिख रहा है, तो एक ऑल एग्स आर नॉट इन द सेम बास्केट, राइट। तो कॉस्टिक सोडा जब बनाती है ये कंपनी, तो कॉस्टिक सोडा बनाने के प्रोसेस में हाइड्रोजन और क्लोरीन जो होते हैं वो बाई प्रोडक्ट बनते हैं। तो क्लोरीन का बाई प्रोडक्ट बनाकर ये मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमिथेन नाम के प्रोडक्ट्स बनाती है। तो अपना ही खुद का एक तरह से जो प्रोडक्ट बना रही है, फिनिश गुड बना रही है, और उसमें जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है इट्स अ बाई प्रोडक्ट ऑफ अनदर प्रोडक्ट दैट इट मेक्स, राइट। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कॉस्टिक सोडा जब बनाते हो या फिर ये कंपनीज जब कॉस्टिक सोडा बनाते हैं तो उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है। एंड यहाँ पे जो सप्लाई चेन है वो थोड़ा चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब इस्तेमाल होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम क्लोराइड, दोनों में से एक कुछ तो है, बट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मुझे लगता है ये चाइना से एक तरह से प्रोक्योर होता है एंड थोड़ा डिपेंडेंसी है इस कंपनी की चाइना पे। तो पिछले 4 से 5 महीने में जैसे चाइना के साथ थोड़ा रिलेशंस ठीक हुए तो इस कंपनी का स्टॉक प्राइस भी एक तरह से ऊपर जाना शुरू हुआ है, बट ये काफ़ी सिक्लिकल स्टॉक है, ऊपर नीचे जाता है, राइट। तो जब ये कॉस्टिक सोडा बनता है तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें कॉस्ट स्ट्रक्चर में है। एक तो इसका पावर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत लगता है, तो ये कंपनी अपना पावर कॉस्ट कम करने के लिए सोलर रिन्यूएबल्स की तरफ एक तरह से जा रही है, तो वहाँ पे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होगा। दूसरा जो है, जैसे मैंने बताया, ये मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमिथेन बना रही है ये कंपनी, इसकी कैपेसिटीज़ डबल कर रही है, क्योंकि इसका जो भी बाई प्रोडक्ट निकल रहा है क्लोरीन का, वो ये कंपनी काफ़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल करके कॉस्ट एडवांटेजेस अपने ले रही है, राइट। तो इस कंपनी का अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे पिछले 1 साल में 23% है, तो पिछले
3-4 क्वार्टर में ही ये कंपनी एक तरह से ऊपर जाना शुरू हुई है। प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 400% है, राइट। नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन कम होता है, कमोडिटाइज केमिकल्स है, राइट, बट आरओई पिछले 5 साल का 15% है। सीएफओ टू एबिटा पॉइंट है, कंपनी के बिजनेस मॉडल में बार्गेनिंग पावर है, राइट। अर्निंग्स यील्ड 12% है, राइट। तो टीजीवी स्टॉक देख लीजिए। सो नेक्स्ट कंपनी इज फर्मेंटा बायोटेक, करीबन 884 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का। ये विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी के जो भी कैप्सूल्स खाते हैं उसका जो एपीआई होता है, राइट, विटामिन डी का एपीआई जो होता है ये वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो विटामिन D3 जो है 59% कंट्रीब्यूट करता है। अदर एपीआईज, तो बेसिकली इस कंपनी के, जैसे मैंने फिर से बताया कि प्रोडक्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स है, एपीआईज, इंटरमीडियरीज, फिश ऑयल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह दुनिया भर के प्रोडक्ट्स बनाती है। और ये इसका एन इंडस्ट्री रिस्क भी नहीं है, तो फार्मास्यूटिकल्स को देती है, फूड प्रोसेसिंग कंपनीज को देती है, वेटनरी जो एनिमल न्यूट्रिशन के कंपनीज होते हैं उनको एक तरह से माल सप्लाई करती है। और इनका कुछ रेंटल इनकम भी है, कुछ रियल एस्टेट का छोटा सा बिजनेस, छोटा सा धंधा खोल के रखा है, वो एक तरह से 4% टॉप लाइन को कंट्रीब्यूट करता है। तो डाइवर्सिफाइड एन इंडस्ट्री, रिस्क नहीं है, डाइवर्सिफाइड एंड इंडस्ट्री है, राइट। क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा नहीं है इस कंपनी का। आई थिंक 10% टॉप 10 क्लाइंट्स कंट्रीब्यूट ओनली 33%। थोड़ा ज़्यादा लग रहा है पर 33% ठीक होता है। टॉप 10 क्लाइंट्स कंट्रीब्यूट 33% टू दी टॉप लाइन, तो इतना क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। प्रोडक्ट में आपको कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिख रहा है, काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन दिख रहा है, राइट। 400 ग्लोबल कस्टमर्स है, राइट। 75 ईयर्स ऑफ एक्सपर्टीज, काफ़ी पुरानी कंपनी है एक तरह से ये। और इसमें जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी है, तो इंडिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, दुनिया भर की कंपनीज को एक तरह से एक्सपोर्ट करती है। इसका भी काफ़ी रिसेंटली री रेटिंग हुआ है, तो इसका रेटिंग्स जो है अपग्रेड हुआ है। एंड इस कंपनी का अगर आप देखो स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है, इसके नंबर्स भी काफ़ी सॉलिड है। सेल्स ग्रोथ 59% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 532% का है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी 17%। एक और कंपनी मिल गई जिसके पास बार्गेनिंग पावर है। माइक्रो कैप कंपनी के पास बार्गेनिंग पावर होना मतलब बहुत बड़ी बात है। 0.9% का सीएफओ टू एबिटा है और इसका अर्निंग्स यील्ड जो है वो 14% है, राइट। तो काफ़ी सही कंपनी है ये, रेटिंग्स अपग्रेड हुआ है। एक जो रिस्क, बहुत बड़ा जो रिस्क है, बड़ा रिस्क अभी बोल रहा हूँ मैं, कि इसका जो विटामिन D3 जो बनता है उसका जो एनिमल फीड जो है वो चाइना से आता है। तो जो बात पिछले कंपनी की थी टीजीवी की, वही बात यहाँ पे भी है कि इसका सप्लाई चेन जो है वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है इस कंपनी में, राइट। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ दीज 4 कंपनीज। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। टेक केयर, बाय बाय।